दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। चलिए, ये इसरो का कौन सा पार्ट चल रहा है अभी? इसरो का 6th पार्ट होगा ना ये। तो हम चलिए क्वेश्चंस कराते हैं। दिस इज द इसरो 2006 पार्ट 6th। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मैजिक टी इज अ 4-port जंक्शन, 2-port जंक्शन, 3-port जंक्शन, इट इज नॉट अ जंक्शन। इट इज नॉट अ जंक्शन तो गलत है। 3-port भी नहीं होता, 2-port भी नहीं होता, ओनली 4-port जंक्शन होता है। ठीक है। क्या होता है मैजिक टी? मैंने आपको अकेडमी में भी पढ़ाया होगा। अगर आप मेरे नोट्स देखें, मैंने आपको बताया कि मैजिक टी एक हाइब्रिड टी होता है। इट इज अ हाइब्रिड टी 4-port जंक्शन। हाइब्रिड टी 4-port जंक्शन होता है। एंड हम कह सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ वेवगाइड स्ट्रक्चर in which there is electric field and magnetic field lines which we can say कि इसमें 3 dB कपलर की तरह बिहेव करता है। It behaves as a 3 dB कपलर। ठीक है। और इसे मैंने आपको बताया भी था ना, ऐसे होता है ना मैजिक टी। तो ये 4-port जंक्शन हुआ ना। अगर मैं देखूं, अगर मैं ऐसे बनाऊं, अगर आप इसको ऐसे भी, मुझे ड्राइंग जो आपकी बनती है जब आपने माइक्रोवेव में बनाया होगा तो कुछ ऐसे होगा, कुछ जैसे भी है। इफ दिस इज ई प्लेन, दिस इज एच प्लेन, तो ये 1 2 3 ओके 4 in which the power when it which is used to split the power between the two collinear arms and और आप इसको क्या कर सकते हो, इट इज यूज टू कंबाइन द पावर। या तो ये स्प्लिट करने के काम आता है या कंबाइन करने के काम आता है। अगर यहाँ से सिग्नल एंटर होगा तो यहाँ और यहाँ जाएगा, लेकिन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज जाएगा और यहाँ नहीं आएगा। और अगर यहाँ से जाएगा तो ये सिग्नल जो होगा, अगर एच प्लेन के थ्रू सिग्नल इनपुट फीड होगा तो ये यहाँ और यहाँ जाएगा, बट यहाँ नहीं जाएगा। सो ये 3 dB कपलर की तरह बिहेव करता है। या तो ये स्प्लिट करेगा और कंबाइन करेगा। ठीक है, यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइप्लेक्सर इज मेड ऑफ। अब आप इसमें देखिए, डाइप्लेक्सर क्या होता है? डाइप्लेक्सर, देखिए डाइप्लेक्सर जो होता है आपका, इट इज मेड ऑफ बोथ रिसीव फिल्टर एंड ट्रांसमीटर फिल्टर। ये दोनों रिसीव फिल्टर और ट्रांसमिट फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं। क्योंकि डाइप्लेक्सर क्या होता है, इट इज अ 3-port पैसिव डिवाइस। ये एक 3-port पैसिव डिवाइस होता है दैट इज डिजाइन टू टेक द 2 सिग्नल्स फ्रॉम 2 डिफरेंट केबल्स। जैसे ये 2 डिफरेंट केबल्स हैं, केबल 1, केबल 2, तो ये दोनों टाइप के केबल से ये सिग्नल फीड करता है। इट टेक्स द सिग्नल्स फ्रॉम बोथ केबल्स एंड देन इंटेलिजेंटली पुट ऑन सेम केबल, और फिर किसी सेम केबल में ही लगा देता है। ठीक है। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 फिल्टर्स, 2 फिल्टर्स का बना होता है ये, लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर, और लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर और बैंड पास फिल्टर। ठीक है। एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कनेक्टेड टू अ सिंगल एंटेना। मतलब आप कह सकती हो कि एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कनेक्टेड टू अ सिंगल एंटेना। तो डाइप्लेक्सर आपका रिसीव और ट्रांसमिट फिल्टर दोनों की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गेन ऑफ एन एंटेना ऑफ इफेक्टिव एरिया इज गिवन बाय सिंपली G is equal to 4 pi AE by lambda square। तो इसका C ऑप्शन होगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होगा। नेक्स्ट है, इफ द शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट इम्पिडेंस ऑफ लाइन। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें दिया है ZSC दिया है। जो पहले दिया हो उसको लिख लेना चाहिए। हमें शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस कितना दिया है, हमें 5 ओम दिया है, और जो ओपन सर्किट इम्पिडेंस है वो हमें 20 ओम्स दिया है। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस पूछा है। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस क्या होता है? इट इज द इनपुट इम्पिडेंस मेजर्ड और लुकिंग थ्रू द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द इन्फिनाइट ट्रांसमिशन लाइन। यही होता है ना। दिस इज इक्वल टू ZSC इंटू ZOC। तो ये कितना है, 5 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 10 ओम। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ शॉर्ट सर्किटेड लाइन ऑफ लेंथ L वेयर लैम्डा बाई 4 लेस देन L लेस देन लैम्डा बाई 2 इज। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर बताने से पहले मैं आपको पहले ग्राफ समझा देती हूँ। एक ग्राफ आता है, ग्राफ आपने मैंने अकेडमी में पढ़ाया भी है। यू जस्ट रेफर माई प्रीवियस कोर्सेज। ट्रांसमिशन लाइन्स में पढ़ाया है कि ये ओरिजिन है, यहाँ पे आपका प्लस
जे एक्स है, तो यहाँ पे आपका माइनस जे एक्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लेंथ डिफाइन कर दूँ लेमडा बाई 4, यहाँ पे लेमडा बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि इसको अगर मैं डॉटेड डॉटेड बना लूँ, ये है। अब आप इसमें देखिए, मुझे लगता है मार्कर भी चेंज करना पड़ेगा, तो ठीक है हम मार्कर चेंज करते हैं, हम इसको रेड ले लेते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखिए ये ग्राफ, यहाँ पे अगर लेंथ 0 to लेस देन लेमडा बाई 4 होगी, सो इट विल एक्ट एज एन इंडक्टर। ठीक है, अगर 0 लेस देन एल लेस देन लेमडा बाई 4 होगा, देन जो आपकी शॉर्ट सर्किटेड लाइन होगी इट एक्ट्स एज इंडक्टर। एक्सएल ले लो या एल ले लो। ठीक है, अब ये जो है आपका यहाँ पे इस केस में ये जो आपकी वैल्यू आएगी, जैसे जो बताया जा रहा है, इसका जो ग्राफ आएगा ये कुछ ऐसे करके ऐसे, सॉरी ये कुछ ऐसे आएगा। आप देखिएगा मेरा थोड़ा ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, मैं देखती हूँ, रुकिए इसको और अच्छे से बनाती हूँ। ये कुछ ऐसे आएगा ना, ये देखिए ये जो ग्राफ आएगा लेमडा बाई 2 को क्रॉस करके कुछ ऐसा आएगा। तो जब ये ऐसा ग्राफ आएगा तो यहाँ पे आपका एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट बनेगा, ये एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट बनेगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए ये जब ये वाला तो आपका कैपेसिटिव बनेगा, ये वाला जो है दिस विल एक्ट एज अ कैपेसिटिव। कब होगा ये कैपेसिटिव? व्हेन लेमडा बाई 4 लेस देन एल लेस देन लेमडा बाई 2 है। ठीक है, एंड व्हेन एट एल इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, आपका जो लेमडा बाई 2 पे जो आपकी लाइन होगी वो क्या होगी? पैरेलल रेजोनेंट सर्किट बनेगी, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट बनेगी। ठीक है, अब आप इसमें देखिए इस केस में मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ किसका ये ग्राफ है, दिस इज द ये लेंथ है आपकी, दिस इज योर लेंथ। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इज द ग्राफ रिलेटेड टू ZL इक्वल टू 0। ZL इक्वल टू 0 कब होता है? जब शॉर्ट सर्किट होता है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट इसका -1 होता है, और जो आपका ZSC होता है वो क्या होता है? J Z0 tan बीटा। अब इसमें मैं दिखा है शॉर्ट सर्किटेड लाइन है, शॉर्ट सर्किटेड लाइन में ऑब्वियस है कि ZL 0 होगा। ठीक है, जब ये आपका 0 होगा तो आप खुद ही देखिए कि मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, जो ZSC होगा ये होगा J Z0 tan बीटा। बीटा फेज कॉन्स्टेंट है, Z0 कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, तो tan 2 पाई बाय लेमडा इनटू लेंथ हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू होगी। और उसके बाद आप देखिए शॉर्ट सर्किटेड लाइन है ना, जब आप इसमें लेंथ कितनी रखेंगे? अगर मैं बोलूँ कि एट L इज इक्वल टू लेमडा बाई 4, देखिए 0 लेस देन L लेस देन लेमडा बाई 4, इस पर्टिकुलर लेंथ की रेंज में, इस रेंज में आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है इट इज एक्टिंग एज ए शॉर्ट सर्किटेड लाइन, इज एक्टिंग एज ए इंडक्टर। लेकिन जैसे ही ये लेमडा बाई 4 से लेमडा बाई 2 की रेंज में इसकी लेंथ आती है तो इट विल एक्ट एज अ कैपेसिटेंस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किटेड ये जो आपकी कंडीशन है इसमें इट विल बी एक्टिंग एज अ कैपेसिटिव, ये कैपेसिटेंस का काम करेगा। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि एट एल इज, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एट एल इज इक्वल टू लेमडा बाई 4, तो J Z0 tan 2 पाई बाई लेमडा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेमडा बाई 4, तो ये वैल्यू पाई बाई 2 हो गई ना, तो tan पाई बाई 2 इज व्हाट? इन्फिनिटी हो गई। दैट मीन्स आपका जो ये ZSC है या जो आपका इनपुट इम्पिडेंस है, आप इसको ऑब्लिक मतलब और, ये आपका क्या है? इन्फिनिटी है। और जब आप लेमडा बाई 2 लेंगे तो लेमडा बाई 2 में बीटा एल, जो आपका बीटा एल होगा लेमडा बाई 2, तो आप ये tan पाई हो जाएगा। ठीक है, तो tan पाई इज अगेन, आप देखिए tan 0 इज 0, tan 90 इज इन्फिनिटी, तो tan 90 प्लस थीटा इज हाउ मच? tan 90 प्लस थीटा कितना होता है बताइए? tan 90 प्लस थीटा इज tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, बट tan 90 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा। ये मुझे चेक करके बताइएगा व्हाट इज दिस मच। tan 90 प्लस थीटा अगर मैं करूंगी, tan 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? tan 90 प्लस 90 होगी ना, तो अगर ये थीटा है तो tan 90 प्लस थीटा इज हाउ मच? इज इट माइनस tan थीटा और प्लस tan थीटा? ये मुझे आप
कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो इसका राइट आंसर जो होगा λ/4 से L < λ/2 में ये जो इनपुट इम्पिडेंस होगा ये कैपेसिटिव की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम कोडिंग गेन। देखिए मैक्सिमम कोडिंग गेन कहा जा रहा है, तो जो मैक्सिमम कोडिंग गेन होगा वो आपका किस में पाया जाएगा? इट विल बी फाउंड इन टर्बो कोड्स। ये टर्बो कोड्स में पाया जाता है। टर्बो कोड्स क्या होते हैं? देखिए पहली बात तो टर्बो कोड्स आपके ये वी कैन से कि दीज आर हाई परफॉर्मेंस फॉरवर्ड एरर करेक्टिंग कोड्स। ये क्या होती है? हाई परफॉर्मेंस फॉरवर्ड एरर करेक्टिंग कोड्स होते हैं, ठीक है। विच इज यूज इन 3G और 4G, जो कि कहाँ यूज होते हैं? यूज इन 3G और 4G मोबाइल कम्युनिकेशन, इसमें यूज होता है ये, ठीक है। अब आप देखिए फॉर एग्जांपल आपका ये कहाँ यूज होगा? यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस और LTE में, लीनियर टाइम इवोल्यूशन, एंड इन डीप स्पेस सेटकॉम में भी यूज होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यूज होता है, ठीक है। एज टू अचीव दी, क्यों चाहिए हमें टर्बो कोड्स के यूज से? हमें क्या फायदा हो रहा है? एज टू अचीव दी रिलायबल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, रिलायबल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, ठीक है, ओवर बैंडविड्थ। बैंडविड्थ के ऊपर हमें एक विश्वसनीय इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन मिलती है, ठीक है। और लेटेंसी कंस्ट्रेंट, लेटेंसी कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट जानते हैं ना, जिसको रिड्यूस्ड मतलब लेटेंसी कंस्ट्रेंट कम्युनिकेशन लिंक्स, लेटेंसी कंस्ट्रेंट कम्युनिकेशन लिंक्स इन प्रेजेंस ऑफ डेटा करप्टिंग नॉइज, इन प्रेजेंस ऑफ डेटा करप्टिंग नॉइज। ये टर्बो कोड्स के फीचर्स हैं। दीज आर द फीचर्स ऑफ टर्बो कोड्स। तो जनरली हम टर्बो कोड्स क्यों यूज करते हैं? सो दैट वी कैन अचीव द मैक्सिमम गेन। मेनली फॉरवर्ड डायरेक्टिंग कोड्स की हाई परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करता है। 3G 4G मोबाइल कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है, जैसे UMTS LTE सेटकॉम में। और ये इसका रिलायबल और इफेक्टिव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन हो ओवर अ सर्टेन बैंडविड्थ, या इसमें जो टाइम डिले हो वो रिड्यूस करके ट्रांसमिशन हो इन प्रेजेंस ऑफ द नॉइज। अगर आप कह सकते हो ना डेटा करप्टिंग नॉइज सिग्नल्स जो है उनकी प्रेजेंस में आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉइज फिगर ऑफ एन एम्पलीफायर डिपेंड्स ऑन। देखिए जो एम्पलीफायर है इसका सिंबल जनरली क्या है? ये है, दिस इज योर एम्पलीफायर, ओके। अब एम्पलीफायर का नॉइज फिगर क्या डिटरमाइन करता है? देखिए नॉइज फिगर इट इज अ मेजर ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन एसोसिएशन। आप ये कह सकते हैं कि नॉइज फिगर तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि नॉइज फिगर क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ द डिग्रेडेशन इन SNR एंड यूज इन एसोसिएशन विद रेडियो रिसीवर सेंसिटिविटी। ये क्या करता है? इट टेल्स द डिग्रेडेशन ऑफ द SNR इन एसोसिएशन विद रेडियो रिसीवर सेंसिटिविटी। मैंने आपको बताया भी था किसी भी रेडियो रिसीवर की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी, फिडिलिटी। सेंसिटिविटी मतलब हाउ मच द रिसीवर इज सेंसिटिव टू डिटेक्ट द वीकेस्ट पॉसिबल सिग्नल, ठीक है। तो अब आप देखिए नॉइज फिगर इज अ नंबर, एक तरह से नंबर भी है बाय विच द नॉइज परफॉर्मेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ एम्पलीफायर और रेडियो रिसीवर कैन बी स्पेसिफाइड, जिससे आप किसी की भी नॉइज परफॉर्मेंस को, चाहे वो एम्पलीफायर हो या रेडियो रिसीवर हो, उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो जितना कम नॉइज फिगर होगा, अगर आप देखिए जितना कम नॉइज फिगर होगा, बेटर विल बी द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्पलीफायर, बेटर विल बी द परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा, आप कह सकते हैं कि वी कैन से कि नॉइज फिगर क्या एम्पलीफायर का किस पर डिपेंड करता है? क्या बैंडविड्थ पर डिपेंड करता है? देखिए नॉइज फिगर मैंने आपको बताया था TE इज इक्वल टू T0 ऑफ F-1, एक तो ये इस फॉर्मूले में आता है। दूसरा आपने पढ़ा होगा नॉइज पावर इज इक्वल टू KTB, FN भी आता है ना कहीं, एक फॉर्मूला आप देखिएगा। लेकिन जो नॉइज फिगर है ये एम्पलीफायर का, ये इस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका D ऑप्शन होगा। मेरे ख्याल से तो D ही होना चाहिए, तो नन ऑफ द अबव ही आना चाहिए। नेक्स्ट है BCH कोड। BCH कोड जो होता है इसकी पहले तो आप फुल फॉर्म लिख लीजिए। जो फुल फॉर्म होती है BCH कोड की वो होती है आपकी बोस चौधरी हॉकिंगहैम, लिख लीजिए इसको। दिस इज बोस
चौधरी, HOC, हॉक क्विंग हिम, हॉक हॉकिंग हिम। ये क्या होते हैं? दे फॉर्म अ क्लास ऑफ साइकिल एरर करेक्टिंग कोड्स। दे फॉर्म अ क्लास ऑफ साइकिल एरर करेक्टिंग कोड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ आपको, क्योंकि जब मैंने ये पेपर दिया था, आई थिंक मैंने केवल एक बार दिया था बीटेक के बाद, मैंने 2005 में दिया था। 2005 में पेपर दिया था। इट वाज इजी, लेकिन उस वक्त मैं इतना ज़्यादा वो नहीं थी, जैसे कहते हैं ना, मेच्योर नहीं थी उसको क्लिक करने के लिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी और स्पेशली दिल्ली जाके पढ़ना पड़ता था, देना पड़ता था एग्जाम, तो उसी में इतनी थकान लग जाती थी। साइकिल एरर करेक्टिंग कोड्स हो गए that are constructed using polynomials। मैं लिख भी देती हूँ, that are constructed using polynomials over a finite field, over a finite field। दूसरा क्या है? they provide the wide variety of block lengths and corresponding code rates। हमें क्या करते हैं ये? wide variety of block lengths and corresponding कोड रेट्स प्रोवाइड करते हैं, करस्पॉन्डिंग कोड रेट्स प्रोवाइड करते हैं। पावरफुल एल्जेब्राइक डिकोडिंग एल्गोरिथम्स आर आल्सो अवेलेबल। मैं इसके फीचर्स लिख रही हूँ, ये सेकंड हो गया। थर्ड है कि प्रोवाइड्स अ पावरफुल एल्जेब्राइक डिकोडिंग एल्गोरिथम्स, पावरफुल एल्जेब्राइक डिकोडिंग एल्गोरिथम्स फॉर BCH। ठीक है, तो ये जो आपका BCH है, ये BCH कहाँ यूज होता है? इट बिलोंग्स टू ब्लॉक कोड्स। ये ब्लॉक कोड्स को डिटरमाइन करता है। बोस, चौधरी, हॉकिंगहम, दे फॉर्म अ क्लास ऑफ साइकिल एरर करेक्टिंग कोड्स होते हैं दैट आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग पॉलिनोमियल ओवर अ फाइनाइट फील्ड। और दूसरा आप कह सकते हैं कि दे प्रोवाइड वाइड वैरायटी ऑफ द ब्लॉक लेंथ्स एंड देयर रिलेटेड कोड रेट्स। पावरफुल अलजेब्राइक डिकोडिंग एल्गोरिथम्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकें ओरिजिनल सिग्नल को। नेक्स्ट है, व्हेन अ कैरियर इज फेज मॉड्यूलेटेड विद एन इंटीग्रेटेड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो आपका रिजल्टेंट सिग्नल क्या होता है? देखिए, आप किसी कैरियर को फेज मॉड्यूलेट कर रहे हो, यानी कि आपने क्या किया? आपने यहाँ पे एक मैसेज सिग्नल लगाया, ठीक है, यू हैव जस्ट फेड द मैसेज सिग्नल। फिर यहाँ आपने एक इंटीग्रेटर लगाया, इंटीग्रेटर 0 to d dt। फिर उसके बाद आपने क्या करा? एक फेज मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेटर लगाया, दिस इज अ फेज मॉड्यूलेटर। तो आपको कौन सा सिग्नल मिलेगा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल ही तो मिलेगा, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या हुआ कि अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग ए RF कैरियर वेव, जिसमें आप क्या करते हो कि एक RF कैरियर वेव की फॉर्म, RF कैरियर वेव के यूज से, बाय यूज ऑफ एन RF कैरियर वेव, यू आर गोइंग टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। आप क्या करते हो? वी ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या चीज वेरी करते हैं? FM में FC कैरियर फ्रीक्वेंसी वेरी होती है, चेंज होती है, मॉड्यूलेट होती है in accordance with the instantaneous values of the amplitude and the polarity of the input signal। इसमें आपका amplitude of carrier क्या होता है? constant होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। और दूसरा, हमें इसके FM के एडवांटेजेस क्या है कि बेटर साउंड क्वालिटी मिलती है हमें, बेटर साउंड क्वालिटी मिलती है। और दूसरा, लेस प्रोन टू इंटरफेरेंस, लेस प्रोन टू इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ज्यादा इसमें नहीं होता है, लेस प्रो इंटरफेरेंस के प्रति ये कम जैसे कहते हैं ना, इम्यून, इट इज लेस इफेक्टिव टुवर्ड्स इंटरफेरेंस। AM में ज्यादा नॉइज होता है एज कम्पेयर टू FM में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता इंटरफेरेंस का। तो आपने इसकी इक्वेशन भी पढ़ी होगी कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, अगर आपने देखा होगा FM की इक्वेशन, तो ये होता है कुछ AC cos ऑफ ओमेगा CT प्लस MF साइन ओमेगा MT। MF क्या होता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, डेल्टा F अपॉन FM होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन 600 किलोमीटर, ठीक है, ट्रांसमिट्स 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। आप क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसरो का है तो सैटेलाइट का एक आध क्वेश्चन तो रहेगा। देखिए ये कह रहा है सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, एक सैटेलाइट है, दिस इज अ सैटेलाइट फॉर एग्जांपल, एंड दिस सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग इन 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर में ये ऑर्बिट कर रहा है, एंड इट इज ट्रांसमिटिंग 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ये ट्रांसमिट कर रहा है। तो डॉपलर शिफ्ट जो होता है वो आपका ग्राउंड स्टेशन पे ऑब्जर्व करते हैं, व्हेन द सैटेलाइट इज ओवरहेड ऑफ द स्टेशन। जब आप ग्राउंड स्टेशन मतलब इफ दिस इज योर ग्राउंड, अगर ये पॉइंट आपका ग्राउंड में है और सैटेलाइट आपके ठीक ग्राउंड के ऊपर है, तब डॉपलर शिफ्ट जो आप ऑब्जर्व करोगे ये क्या होगा, इट विल बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा। क्योंकि डॉपलर शिफ्ट क्या होता है, देखिए डॉपलर शिफ्ट का मतलब होता है एन इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, वी कैन से एन इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, लाइट और एनी अदर वेव, ठीक है, एज सोर्स एंड ऑब्जर्वर। जब सोर्स, एज सोर्स and observer, they move towards or away from each other, when they move towards or away from each other, ठीक है, दैट इज हम कह सकते हैं कि डॉपलर शिफ्ट क्या हुआ, अ चेंज इन दी, देयर इज एन अपरेंट चेंज इन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। आप ये भी कह सकते हो कि जो आपका ये डॉपलर शिफ्ट है ये क्या स्पेसिफाई करता है, एन apparent frequency change, a change in the apparent frequency of wave due to relative motion between, due to relative motion between observer and source, observer and source। तो यानी कि जब आपका ये कह रहा है, चाहे आपको ऑर्बिट का कोई भी रेडियस दिया हो, डिस्टेंस दिया हो, फ्रीक्वेंसी दिया हो, डॉपलर शिफ्ट के बारे में बता रहा है कि जो डॉपलर शिफ्ट आप ऑब्जर्व करोगे, पहले आप क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है, डॉपलर शिफ्ट के बारे में पूछा जा रहा है। डॉपलर शिफ्ट आप क्या ऑब्जर्व करोगे जब, क्योंकि डॉपलर शिफ्ट में क्या होता है, सोर्स और ऑब्जर्वर या तो मूव करेंगे एक दूसरे के नजदीक आएंगे या दूर जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि जब वो ठीक ऊपर होगा, सैटेलाइट इस ग्राउंड स्टेशन के ठीक हेड के ऊपर होगा, तो डॉपलर शिफ्ट इन दैट केस आपका मैक्सिमम होगा। ये कुछ चीजें लॉजिकल होती हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कम्युनिकेशन चैनल डिस्टर्ब बाय एन AWGN, एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज, हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 4 किलोहर्ट्ज एंड SNR of 15, हाईएस्ट ट्रांसमिशन रेट सच एज चैनल कैन सपोर्ट इज। देखिए मैंने आपको बताया भी था कि C इज इक्वल, इसका एक क्वेश्चन हमेशा आता है, B log base to 1 plus SNR, चाहे वो इसरो हो, DRDO हो, गेट हो, UGC नेट हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, एक न्यूमेरिकल तो आता ही आता है एक आध। इसमें आपको बैंडविड्थ कितनी दी है, 4 किलोहर्ट्ज, लॉग बेस टू SNR आपको रेशियो में दिया है तो ये 15 हो गया, तो ये कितना हो गया, 4 किलोहर्ट्ज लॉग बेस टू 16, दैट मीन्स 4 किलोहर्ट्ज log base to 2 to the power 4, that means ये 16 किलोबिट्स पर सेकेंड में आ जाएगा। इसने बोला द हाईएस्ट ट्रांसमिशन रेट, आपने ये भी पढ़ा होगा ना, C इज इक्वल टू लिमिट B टेंड्स टू इंफिनिटी समथिंग होता है ना, 1.44, अभी मुझे फॉर्मूला ठीक से याद नहीं है, ये फॉर्मूला क्या होता है, अगर जो आपने पढ़ा होगा ना, फॉर R लेस देन इक्वल टू C, इट इज द कंडीशन जनरली चैनल कैपेसिटी इज लेस देन इक्वल टू R, R इज योर बिट रेट और डेटा रेट या जो भी है आपका, ठीक है। तो इसमें आपने पढ़ा भी होगा कि जो चैनल कैपेसिटी है लिटिल बिट, ये आपका किसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ये आपका उसमें भी डिपेंड करता है, 1.44 R/C होता है ना ये। अगर मैं इसको बोलूं कि लिमिट, रुकिए मैं इसको ना एक बार आप इसे कंफर्म भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो मुझे जितना आता है मैं उतना ही बता रही हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ कि C इज लिमिट B टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर मैं बोलूँ लिमिट B, आपने पढ़ा होगा ना, इंफॉर्मेशन रेट इज इक्वल टू स्मॉल R इंटू H होता है ना, ठीक है, द रेट एट विच द डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड H इज द एंट्रोपी, तो आपने ये पढ़ा होगा। तो दिस इज इक्वल टू ये कितना है आपका
होगा, लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1.44 r अपॉन c समथिंग। ये देखिएगा, ये चेक करेगा, दो काम मैंने आपको दिया है, तो tan 90 प्लस थीटा का बताइएगा, tan 180 की वैल्यू कितनी होती है, और दूसरा ये फॉर्मूला आप चेक करके मुझे बताएंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है, देखिए फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चंस तो बहुत हैं। अ ड्यूल डायरेक्शनल कपलर इज कनेक्टेड इन अ माइक्रोवेव रिफ्लेक्टोमीटर मेजरमेंट सेटअप, द रीडिंग ऑफ द पावर मीटर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज। डायरेक्शनल, देखिए माइक्रोवेव से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप ये मत समझिए कि केवल मैं आपको वही जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसके तो आपको करना चाहिए। देखिए इट इज कनेक्ट द रीडिंग ऑफ द पावर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पावर की वैल्यू कितनी है, द रिवर्स डायरेक्शन में कितनी है, तो VSWR पूछा जा रहा है। एक फॉर्मूला होता है, पावर रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू मॉड रो स्क्वायर ऑफ पावर इन इंसिडेंट, दैट इज ये तो इनपुट पावर हो गई, ठीक है, और ये आपका रिवर्स पावर है, दिस इज योर रिवर्स पावर, ठीक है, और रो क्या है आपका, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है, तो जो आपका मॉड रो स्क्वायर आएगा वो कितना होगा, द रेशियो ऑफ द रिवर्स पावर, रिवर्स पावर भी बोल सकते हैं, रिवर्स पावर टू दी इनपुट पावर, यही होगा ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है, रिवर्स पावर इज हाउ मच, 4 मिलीवॉट, एंड इनपुट पावर इज हाउ मच, इट इज 100 मिलीवॉट, ठीक है। अब आप देखिए ये कुछ 0.04 आ गया, इसको आप सही से लिख लीजिए, 100 हो गया, ठीक है। अब आप इसमें आइदर यू राइट इट एज रो आप निकालेंगे, तो ये 2 जैसे 4/100 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4/100 का अंडर रूट लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2/10, दैट मीन्स इट इज 1/5। अब आपको क्या निकालना है, VSWR निकालना है, तो S इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड रो बाय 1 माइनस मॉड। बहुत क्वेश्चंस आते हैं ट्रांसमिशन लाइन से और माइक्रोवेव से इस तरह के, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं जो बच्चे पूछते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 प्लस 1/5 बाय 1 माइनस 1/5 इट इज हाउ मच, आप इसे लिख सकते हैं 1.2, क्योंकि ये 0.2 होता है, एंड 1 माइनस 0.2 इज हाउ मच, 0.8, तो इट इज नियर अबाउट हाउ मच, 4 3 जा 12, सॉरी बाय 4 2 जा 8, तो ये 1.5 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियर एम्पलीफायर विद गेन ऑफ 30 dB इज फेड विद 1 माइक्रोवेट पावर। देखिए इस क्वेश्चन में भी ये क्या कह रहा है कि कोई लीनियर एम्पलीफायर है, दिस इज योर एम्पलीफायर, गेन कितना है इसका, 30 dB, दिस इज योर गेन, ठीक है, एंड इट इज फेड विद 1 माइक्रोवेट पावर, माइक्रोवॉट पावर, इनपुट पावर कितनी है, 1 माइक्रोवॉट है, तो आउटपुट पावर पूछ रहा है। सीधी सी बात है, आपने पढ़ा होगा, मैं 55 का आंसर बता रही हूँ, कि जो आपका गेन होता है दिस इज इक्वल टू 10 log बेस 10 P आउटपुट अपॉन P इनपुट, यही होता है अगर आप इसको dB में चेंज करें तो, ठीक है। तो आपका गेन कितना दिया है, पहले तो 30 दिया है, तो 30 इज इक्वल टू हाउ मच, 10 log बेस 10 P आउटपुट अपॉन P इनपुट। अब आप इसे खुद ही निकालिए, P आउटपुट अपॉन P इनपुट इज 0 0 कैंसिल, तो log 10 है ना, तो 10 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें P आउटपुट निकालिए, P आउटपुट इज 10 क्यूब टाइम्स ऑफ P इनपुट, P इनपुट इज हाउ मच, 1 माइक्रोवॉट, दैट मीन्स इट इज 10 क्यूब इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -3 और वॉट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें देखिए हमें क्या निकालना है, आउटपुट पावर निकालना है। अब आप देखिए सीधी सी बात है, आपको डीबीएम में निकालना है। मैं अगर आपको बताऊं, देखिए अभी इसमें और क्वेश्चंस हैं, मैं अगर डीबीएम में निकालना बताऊं आपको, डीबीएम, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 10 log बेस 10, और ये हो जाएगा P विद रेफरेंस टू 1 मिलीवॉट निकालेंगे, तो 1 मिलीवॉट अगर मैं लूंगी तो मुझे क्या करना है, 1 मिलीवॉट मतलब 10 की पावर -3 डीबीएम हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप इसको निकालिए, इट इज अराउंड 10 log बेस 10, आउटपुट पावर कितना है, 10 की पावर -3, और ये कितना दिया है आपको, ये भी 10 की पावर -3 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, डीबीएम, दिस इज योर डीबीएम हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज अराउंड 10 log बेस 10 1 dBm, तो यानी कि ये कितना आएगा, 0 dBm, इट विल बी 0 dBm। समझ में आया आपको, आंसर क्या आएगा, इट इज 0 dBm, 0 dBm इज 1 मिलीवॉट, 0 dBm का मतलब ही होता है 1 मिलीवॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
10 watt RF power is transmitted with a circularly polarized antenna having gain of 10 dB. A receiving antenna has vertical polarization. The path loss is 100 dB. The receiving signal is how much? देखिए मैं ये क्वेश्चन बता रही हूँ, इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला है जो आपका रिसीव पावर है dB में, दिस इज इक्वल टू PTGT. PTGT क्या होता है? EIRP, इफेक्टिवली आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर. ये मैं बहुत बार रट चुकी हूँ सेटेलाइट में भी और पढ़ाते पढ़ाते भी बच्चों को. तो ये जो है ये dB हो जाएगा, ठीक है. एंड दिस विल बी माइनस पाथ लॉस. लॉस इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड. देखिए ना, इसमें 10 वॉट की RF पावर ट्रांसमिटेड पावर दी है आपको. ट्रांसमिटेड पावर कितनी दी है? 10 वॉट दिया है. गेन आपको कितना दिया है? 10 dB दिया है. दैट मीन्स 10 टाइम्स, यही होगा ना. 10 dB मतलब 10 टाइम्स. और पाथ लॉस आपको कितना दिया है? इट इज 100 dB. 100 dB का मतलब क्या हो जाएगा? 20 टाइम्स, यही होगा ना अगर मैं निकालूं. तो आप इसमें देख लीजिए, PTGT आप निकालेंगे जब, PTGT, तो इट विल बी 10 into GT is how much? 10. This is your 100. Then PTGT आप निकालेंगे, EIRP आप इसको अच्छे से निकाल लीजिए. तो 10 log base 10 हमें किस में निकालना पड़ेगा इसको? 10 log base 10 10 स्क्वायर. दैट मीन्स इट विल बी 20. तो 20 dB, ये dB में आएगा क्योंकि हमें dB में चाहिए ना, हम dB में निकाल रहे हैं. दिस इज द फॉर्मूला, ये आपको रटा होना चाहिए, ठीक है. अब आप देखिए जो रिसीव्ड पावर आएगा dB में, जो आपका रिसीव्ड पावर होगा dB में, अब आप उसमें वैल्यू रखिए. PTGT in dB is how much? 20. एंड लॉस आपका कितना है? 100 dB. तो ये 100 हो गया, ये dB में था, ठीक है. अब आप इसमें देखिए चारों ऑप्शंस किस में दिए हैं? dB वॉट में दिए हैं. तो इट विल बी माइनस 80 dB वॉट. तो आपका आंसर क्या आएगा? ये होगा आंसर. ये क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? P दिया है, Q दिया है, R दिया है. दे आर इन इक्विलिब्रियम. देखिए जब भी इक्विलिब्रियम बोला जाता है, एट इक्विलिब्रियम व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको ये करना है, जितनी भी ये पोजीशन वेक्टर्स हैं P प्लस Q प्लस R, ओके, दे शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है. एंड R इज इक्वल टू माइनस ऑफ P प्लस Q, यही होगा. अब आप इसमें देखिए माइनस ऑफ P की वैल्यू कितनी है? 2i माइनस 3j. एंड प्लस Q की वैल्यू कितनी है? माइनस 3i प्लस 4j माइनस 2k, यही होगा ना. तो अगर मैं इसको निकालूं, माइनस ऑफ 2i माइनस 3j माइनस 3i प्लस 4j माइनस 2k, इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस, दिस इज 2i minus 3i minus I minus 3j plus 4j is how much? Plus j, and this is minus 2k. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? I minus j plus 2k, ठीक है. तो आपका जो राइट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? इसने पोजीशन वेक्टर R पूछा है तो ये वैल्यू होगी. देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है, अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. इफ v is the velocity at a point of a point of the body, then curl v is. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का क्वेश्चन है. आप देख रहे हैं किस कदर क्वेश्चंस का स्टेटस है. देखिए आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r. r जो है आपका रेडियस है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये रोटेशनल वेलोसिटी, ये v है. r पोजीशन वेक्टर है. व्हाट इज दिस? r पोजीशन वेक्टर है ऑफ ए मूविंग पॉइंट. किसी भी बॉडी को जो पॉइंट मूव कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर है. मैं अगर r को लिख लूं, दिस r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है. अब आप इसमें देखिए, सॉरी हाँ थोड़ी गलती हो जाती है, xi प्लस yj प्लस zk. अब आप इसमें देखिए ओमेगा है आपका, ये एंगुलर वेलोसिटी है, मैं इसको ओमेगा k लिख सकती हूँ क्योंकि ये आपको क्या दिया है? फिक्स्ड एक्सिस पे रोटेट कर रहा है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है. तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगी v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस k, तो आप देखिए, सॉरी, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, यही होता है ना, ओमेगा क्रॉस r होता है ना, यही होगा. फॉर्मूला तो यही होता है. तो आप जरा इसमें जरा इसका कर्ल कीजिए, i j k, ठीक है. और यहाँ पे देखिए ये 0 0, क्योंकि ये फिक्स्ड एक्सिस से रोटेट कर रहा है तो मैं w लूंगी ना, k तो पोजीशन इसका वो है यूनिट वेक्टर. तो ये हो जाएगा x
वाई जेड। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे ये नहीं ये आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आई होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस वाई डब्ल्यू, ठीक है, एंड प्लस माइनस जे करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स डब्ल्यू एंड प्लस के करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका माइनस डब्ल्यू वाई आई, ठीक है, एंड प्लस डब्ल्यू एक्स जी, ठीक है। अब आप इसमें देखिए हमें कर्ल्ड वी निकालना है, कर्ल्ड वी। तो कर्ल्ड वी निकालेंगे जब आपने क्या करा, आपने इसमें वी की वैल्यू निकाली पहले, ठीक है। अब कर्ल्ड वी निकालेंगे तो कर्ल्ड वी के लिए क्या होगा आई जे के, ठीक है। और इसमें जो है आप लिख सकते हैं डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड, ठीक है। और ये कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, पुट डाउन द वैल्यूज, माइनस ओमेगा वाई, ये तो एक्स की है, और ये डब्ल्यू एक्स हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कितना आएगा, ये 0 हो गया, माइनस डब्ल्यू डेल डेल जेड तो नहीं होगा, फिर ये 0 हो जाएगा, डेल जेड नहीं, फिर ये होगा। तो इसका जो वेक्टर आएगा वो होगा डब्ल्यू एंड माइनस कितना हो रहा है, ये 2 ओमेगा के आंसर आ रहा है इसका, 2 ओमेगा के। तो कर्ल भी आपका जो आएगा, अगर मैं इसको देखिए ये जो है ना, मैंने थोड़ा सा लेट मी फोकस, ये जो है आपका देखिए, इसको अगर मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ तो कितना होगा, ये डेल डेल वाई 0 माइनस डेल डेल जेड ऑफ डब्ल्यू एक्स, तो ये तो 0 हो गया ना, माइनस जे करेंगे तो डेल डेल एक्स ऑफ 0 माइनस डेल डेल जेड ऑफ माइनस डब्ल्यू वाई, ठीक है। एंड प्लस जब के करेंगे तो इसका आएगा कुछ डेल डेल एक्स ऑफ डब्ल्यू एक्स माइनस डेल डेल वाई ऑफ डब्ल्यू वाई। तो आप देखिए ये कितना आ रहा है, आई 0 माइनस जे, और रुकिए 1 मिनट, हाँ अभी थैंक यू तो मेरा जो है पता ही नहीं चलता कहाँ से आ जाता है, रुको देखिए यही कर रहे हैं ना हम, ये तो जे हो गया, तो ये 0 माइनस, अब देखिए इसमें z का तो कोई भी रोल नहीं है तो इसीलिए ये भी 0 ही आएगा, एंड प्लस के करेंगे तो डेल डेल एक्स ऑफ एक्स तो w आएगा ही आएगा, और माइनस डेल डेल वाई ऑफ वाई भी कितना आ रहा है, w ही आ रहा है। तो पता नहीं क्यों ये 2w k कह रहा है, 2w k आंसर आ रहा है, मतलब मेरा जो राइट आंसर इसका जो है, आंसर में जो दिया हुआ है इसका राइट आंसर, मुझे लगता है कहीं गड़बड़ हो रही है, ये आप चेक करेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चंस बहुत लंबे हो गए हैं, वीडियो भी बहुत ज़्यादा है, आप देखिएगा मैंने कोई गलती करी है क्या, मैं देखिए गलती तो हुई थी है, आई माइनस जे एंड के, मैंने कहीं गलती करी है क्या, नहीं, के जब करेंगे तो डेल डेल एक्स ऑफ डब्ल्यू एक्स करेंगे हम, और माइनस डेल डेल वाई, ओके ये माइनस साइन आएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस डब्ल्यू, तो ये 2w के आएगा, ठीक है। तो आप इसमें देखिए क्योंकि सिंस ये जो वेक्टर है आपका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ये w के है, ठीक है, तो जो आपका कर्ल v आएगा डेल क्रॉस v, इसका आंसर कितना आएगा 2 ओमेगा, तो यही तो इसने पूछा है, तो इसका राइट आंसर 2 ओमेगा। तो अब मैंने कम से कम आपको 15 क्वेश्चंस कराए हैं, इसको लाइक भी कीजिएगा। देखिए मैं चाहती तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर करा सकती थी, लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, तो इसीलिए मैं पहले खुद पढ़ती हूँ, उसको सॉल्व करती हूँ, फिर समझाती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये पेपर लंबा पड़ जाएगा, देख रहे हैं ना इतने क्वेश्चंस पढ़ाने में भी कितना लंबा वीडियो बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, इसको अच्छे से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन गुड।